So we'll start our next unit, that is structure of atom. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखो जो सबसे पहला टेक्निकल टर्म आपको समझना है, दैट इज एटम। ठीक है, सबसे पहले आप एटम की डेफिनेशन लिख लो, ऑल्दो आपने पहले भी पढ़ रखा है बट थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखना है, तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। तो एटम देखो किसी भी सब्सटेंस की वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, और ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो पहले पॉइंट में लिखो, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सब्सटेंस। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सब्सटेंस which takes part in chemical reaction. Atom is the smallest unit of the substance which takes part in chemical reaction, which takes part in chemical reaction. It may or may not have individual identity. It may or may not have individual identity. अब देखो, चूंकि आप लोग थोड़ा एटम के बारे में पहले से जानते हो, तो आपको पता है कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो अगर मैं बोलता है स्मॉलेस्ट यूनिट, तो आप बोलते हैं सर फिर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं, या प्रोटॉन क्यों नहीं, न्यूट्रॉन क्यों नहीं? तो डेफिनेशन में बहुत ध्यान से देखना है। एटम किसी भी सब्सटेंस की वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करती है। क्योंकि अगर हम केवल स्मॉलेस्ट लिख के छोड़ देंगे तो ये थोड़ा सा परफेक्ट स्टेटमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट का मतलब उससे छोटा कुछ नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। बट यू नो कि एटम के कंस्टिट्यूएंट्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमको पता है। फिर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के भी सब सिस्टम आप जानते हैं, उसको क्वार्क से बनाते हैं। और अभी तो आप लोग एक उससे भी नीचे वाले सिस्टम की स्टडी करते हैं, तो इसलिए वी कांट से कि एटम स्मॉलेस्ट है। बट एटम वो स्मॉलेस्ट यूनिट है केमिकल सब्सटेंस की जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम से नीचे वाली जो यूनिट है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली यूनिट नहीं होती है। दूसरा, एटम के केस में इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एटम के केस में उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके एटम एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके एटम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करते। तो जैसे अगर एग्जांपल से समझाऊं मैं आपको, सो लेट अस से विल टेक हीलियम। तो हीलियम का इंडिविजुअल एटम एग्जिस्ट कर रहा है, बट इफ यू विल से हाइड्रोजन, तो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ऑक्सीजन है, O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो इनर्ट गैस के एटम्स के लिए होती है, बाकी गैसेस के केस में नॉर्मली मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो फॉर इनर्ट गैसेस, लिख लो इसको अलग से, फॉर इनर्ट गैसेस, एंड इनर्ट गैसेस तो जानते हो, इनर्ट गैसेस आर हीलियम, neon, argon, krypton, xenon एंड रेडॉन। radon. 6 गैसेस होती हैं। सो फॉर इनर्ट गैसेस इंडिविजुअल एटम्स may exist, individual identity of atom is there. बाकी सारे केसेस में मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने कहा इट मे और मे नॉट हैव इंडिविजुअल आइडेंटिटी। तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी केवल किसके केस में मिलेगा? इनर्ट गैसेस के केस में। जब तक इनर्ट गैसेस नहीं डिस्कवर्ड थे तब तक आप इसको बोल सकते थे किसी भी एलिमेंट का एटम फ्री स्टेट में नहीं मिलता। ठीक है, सो फॉर इनर्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, radon, इंडिविजुअल एटम में एग्जिस्ट, बाकी सबके इंडिविजुअल एटम एग्जिस्ट नहीं करते, नॉर्मली वो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई कि एटम्स जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अपने पॉइंट पे यही लिख लीजिए, राइट डाउन, एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स की इंडिविजुअल आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। सो एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स and molecules does not participate in chemical reaction. Molecules do not form, do not participate in chemical reaction.
अब देखो उसको थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से समझाता हूँ, और तो भी आप लोगों ने उतनी बॉन्डिंग नहीं पढ़ी है, बट फिर भी थोड़े बहुत स्ट्रक्चर तो जानते हो। वैसे सबसे सिंपल रिएक्शन से सिखाऊं मैं आपको कि अगर हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करे तो आप जानते हो इससे वाटर फॉर्म होता है। इलेक्ट्रिक स्पार्क अगर हम यूज करें तो हाइड्रोजन जो है वो हाफ मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करता है। अब अगर आपको थोड़ा स्ट्रक्चर का आइडिया हो तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और वाटर के केस में ये स्ट्रक्चर होता है। आप देखो अगर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे होते हैं रिएक्शन में तो प्रोडक्ट बनता है H2O2 जैसा। H2O बना पाना पॉसिबल ही नहीं था। और आप अरेंजमेंट ऑफ एटम्स देखो तो वो तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। ये तब तक नहीं बन सकता जब तक आप हाइड्रोजन से हाइड्रोजन का एटम ब्रेक ना कर दो। तो यहाँ से पहले 2 हाइड्रोजन एटम बनेंगे, यहाँ से 2 ऑक्सीजन एटम बनेंगे, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड करके वाटर बनाएंगे। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्शन नहीं हो सकती। रिएक्शन किसके फॉर्म में होगी? एटम के फॉर्म में। अभी कोई दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं सर H2O2 रिएक्शन करा के आप H2O2 बना दो, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि H2O2 का भी स्ट्रक्चर डायरेक्टली हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्डेड नहीं होता, मतलब H से डायरेक्टली O कनेक्ट नहीं है, देयर इज अ डिफरेंट फॉर्म। समझ गए बात को? तो केमिकल रिएक्शंस में हमेशा एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, और यही बात इस चीज को इम्पोर्टेंट बनाती है कि हम एटम की स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा पार्ट जो इतना छोटा है, जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा, हम किसी माइक्रोस्कोप से एटम नहीं देख सकते, बावजूद इसके हम एटम को जानने में या उसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड है। तो उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे होगी, कौन कौन से सब्सटेंसेस कैसे रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एटम के बारे में इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए, एटम के बारे में आइडिया होना चाहिए। इसलिए हमारा एम है कि हम एटम के बारे में सोचें। ठीक है, अब इस सर चैप्टर बॉन्डिंग के केस में सर बॉन्डिंग के केस में वैलेंसी का रिलेशन होता है क्या कुछ सर? हाँ वो सब अभी बॉन्डिंग में सीखेंगे। तो अभी देखो मेनली क्या है कि इस चैप्टर को हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम सीखेंगे कि एटम और उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, जो मैंने अभी आपके साथ स्टार्ट किया है। सेकेंड पार्ट में हम सीखेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो उसको हम लोग एटॉमिक मॉडल्स बोलते हैं, तो सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर होगा। और थर्ड पार्ट में जब हम एटम का एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, तब हम देखेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं सिस्टम के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस या क्वांटम नंबर्स वाला पोर्शन होता है, वो दैट इज अ थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो बेसिकली इस चैप्टर को 3 मेजर पार्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं। अभी मैं सबसे पहला पार्ट आपको सिखा रहा हूँ, दैट इज एटम एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया कि एटम क्या होता है। ठीक है, अब एटम के 3 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। वैसे तो एटम के अंदर बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, बट जो मेजरली हम लोग स्टडी करते हैं दोज आर 3। दीज आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अपने पॉइंट में लिख लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम। राइट डाउन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम। लिखा? कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एटम। तो बेसिकली हम लोग 3 सिस्टम यहाँ पे सीखते हैं। पहले होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सर एटम की थ्योरी हाइपोथेसिस में है क्या? क्या हो बेटा एटम की? सर एटम जब किसी ने देखा नहीं तो ये पूरी थ्योरी क्या हाइपोथेसिस है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो चीज हमने देखी नहीं उसका ये मतलब थोड़ी ना होता है हाइपोथेसिस होती है। देयर आर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स, देयर आर प्रोसीजर जिससे पता चलता है। हम हर चीज जो नहीं देख पाते वो क्या हाइपोथेसिस होती है? साउंड भी नहीं दिखाई देता तो क्या मतलब साउंड नहीं एग्जिस्ट करता? ये तो मतलब बहुत ही इलिटरेट पर्सन वाली बात हुई कि जो चीज हमें दिखाई नहीं देती वो एग्जिस्ट नहीं करती। देयर आर अदर साइंटिफिक प्रोसेसेस जिससे हम ये पता करते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है। अगर एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो सब्सटेंस ही नहीं एग्जिस्ट करेगा नेचर में कोई, और जब सब्सटेंस ही नहीं एग्जिस्ट करेगा तो हम पढ़ गया। तो एटम एग्जिस्ट करता है, परफेक्ट थियरी है, पूरा एक्सपेरिमेंटली प्रूवेड है। हाँ ये बात सही है कि हमने आज तक देखा नहीं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसीलिए सबसे छोटी यूनिट है, बट उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है ना, इफेक्ट दिखाई दे रहा है तो मानना पड़ रहा है। सो एटम के 3 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो पहले सबसे पहले में सीखनी है, तो टेबुलर फॉर्म में इनकी प्रॉपर्टीज लिख लीजिए सबसे पहले, because that is the first thing जहाँ से हमें स्टार्ट करना है।
सो अब नेक्स्ट हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज, क्योंकि देयर आर सम प्रॉपर्टीज जो एकदम कॉमन पता होनी चाहिए पहले आपको। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बेसिकली वी आर डिस्कसिंग। तो पहले तो ये कुछ फैक्ट्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है, तो पहले तो बस सिर्फ इंफॉर्मेशन लिख लेंगे, फिर उसका इंटरप्रिटेशन मैं आपको थोड़ी देर बाद सिखाता हूँ। सो सबसे पहले प्रॉपर्टी से अगर मैं स्टार्ट करूँ, सो सबसे पहले इनके सिंबल्स से स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग जब भी लिखेंगे तो इट इज -1 E0 लिखेंगे ऐसे। शॉर्ट में कभी कभी आप E भी लिख सकते हो, चलेगा, बट अगर बिल्कुल केमिकली सही लिखना है तो इट इज -1 E0। -1 सबस्क्रिप्ट में और 0 सुपरस्क्रिप्ट में, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के लिए ये वैल्यू लिखेंगे +1 P+1, ऐसे भी लिख सकते हैं, या कभी कभी इसको हम लोग +1 H+ और +1, समझ आया, मतलब H+ भी लिख देते हैं। H+ इज ऑल्सो इक्वल टू अ प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन आइटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, तो अगर उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेंगे तो H+ बन जाएगा, तो उसको भी हम लोग प्रोटॉन की तरह पढ़ सकते हैं। तो कई बार इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और न्यूट्रॉन के लिए लिखेंगे 0 and 1। अभी इन सिंबल्स का क्या मतलब वो भी आपको 1 मिनट बाद समझ आ जाएगा, पहले आप एज इट इज लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन के लिए -1 E0, प्रोटॉन के लिए +1 P1, न्यूट्रॉन के लिए 0 and 1। जो नीचे वाला नंबर है वो सबस्क्रिप्ट में है, और जो ऊपर वाला नंबर है वो सुपरस्क्रिप्ट में है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी इनको हम लोगों ने डिस्कवर कैसे किया, तो इन सबकी जो डिस्कवरीज हैं वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट से हुई है। तो मैं पहले एक्सपेरिमेंट्स के नाम लिखे देता हूँ, फिर उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी अगले सेगमेंट में डिटेल में सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट हम लिख लीजिए डिस्कवरी। सो डिस्कवरी जो इलेक्ट्रॉन की हुई, दैट वाज इन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। discovery of electron was by cathode ray experiment. प्रोटॉन की डिस्कवरी हम लोगों ने एनोड रे या कैनॉल रे एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। दिस इज एनोड रे, या इसी को कैनॉल रे भी बोल सकते हैं, या अगर मैं बहुत प्रिसाइसली बताऊं तो प्रोटॉन किसी ने डिस्कवर किया ही नहीं, सबने पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करी, तो उसको हम लोग जनरलाइज करके एनोड रे एक्सपेरिमेंट या कैनॉल रे एक्सपेरिमेंट से मान लेते हैं, या कभी कभी इसको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से हम लोग न्यूक्लियस की डिस्कवरी कंसीडर करते हैं। सो अगला टर्म लिख सकते हैं, और रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो गोल्ड फॉइल वाला ना? यस। सो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ऑल्दो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन नहीं पता चला था, इससे पता चला था न्यूक्लियस। और सर न्यूट्रॉन का सर? अभी आ रहा है, सब पे आ रहा है, सब बता रहे हैं, बात थोड़ी जा रहे हैं, 1 by 1 लिखेंगे। सो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने एक्चुअली में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, बट रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज की तरह डील किया था, तो उनके हिसाब से न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन ही था एक तरीके से। सर 10th में हमने पढ़ा था कि ई गोल्डस्टीन ने कुछ मतलब अभी आ प्रोटॉन रहा किया। है, आ रहा है। प्रोटॉन की डिस्कवरी दोनों का कंट्रीब्यूशन है। वी कैन राइट इवन गोल्डस्टाइन और ई गोल्डस्टाइन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड, दोनों साइंटिस्ट के लिए कंट्रीब्यूशन है, इसलिए मैंने पहले लिखा एनोड रे एक्सपेरिमेंट। एनोड रे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया था गोल्डस्टाइन ने, और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया था रदरफोर्ड ने। गोल्डस्टाइन ने भी बताया था पॉजिटिव बीम्स के बारे में, रदरफोर्ड ने बताया था पॉजिटिव न्यूक्लियस के बारे में। तो अब यू कांट से कि किसने प्रोटॉन बताया, क्योंकि प्रोटॉन टर्म किसी ने नहीं बात, प्रोटॉन टर्म बाद में लिखा गया। सो यू कैन से दोनों को कंट्रीब्यूशन है, बट अगर आपसे इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटॉन डिस्कवरी किसने करी, यू विल राइट गोल्डस्टाइन, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई, दैट वाज बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन बेरिलियम न्यूक्लियस। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए लिखिए बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन बेरिलियम न्यूक्लियस। bombardment of alpha particles
on beryllium nucleus. ठीक है, इसके बाद ये डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने करी, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने पूछा तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे कोई, या क्वेश्चन नहीं भी पूछ सकता है तो क्वेरी तो होती है. So next term is किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, तो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन. प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टाइन. या फिर इसी को न्यूक्लियस के टर्म में हम लोग अर्नेस्ट रदरफोर्ड भी लिख देते हैं कभी कभी, तो उसमें कुछ फाइट करने वाली बात नहीं है, दोनों लोगों ने बहुत मेहनत करी. और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, अगर आपसे केवल प्रोटॉन डिस्कवरी पूछेंगे तो आप ई गोल्डस्टाइन लिख सकते हैं. ई गोल्डस्टाइन अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो रदरफोर्ड भी ट्राई कर सकते हैं. So next is जेम्स चैडविक. न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी जेम्स चैडविक ने. ठीक है, ये तीसरा पार्ट हो गया कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया. इसके बाद आप देखो कुछ टेक्निकल बातें हैं जिन पे क्वेश्चन के फॉर्म में जरूरत पड़ेगी बार बार. सो नेक्स्ट केस लिखेंगे मास. तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Mass of proton is 1.672 into 10 to the power minus 27 kg. And mass of neutron is 1.675 into 10 to the power minus 27 kg. इसके बाद हम लोग निकालेंगे मास पर मोल. तो पर मोल का मतलब अवोगाद्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. So this value comes out to be 0.55 milligram approximately. Next value is 1.007 grams. And this value is 1.008 grams. इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो फॉलो करेंगे दैट इज चार्ज. इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है. चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो इट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम ऐसा यूनिट में. और अगर सीजीएस यूनिट में कभी लिखना पड़ेगा तो 4.8 into 10 to the power minus 10 ESU. ESU को हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. कैपिटल सी इज कूलम, ESU is electrostatic units. तो अगर ऐसा यूनिट में बोलेंगे तो 1.6 into 10 power minus 19 कूलम. और अगर CGS स्केल में लिखेंगे तो 4.8 into 10 power minus 10 ESU. प्रोटॉन का चार्ज भी एग्जैक्टली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, बस साइन ऑपोजिट है. इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है. और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है तो उसमें कोई चार्ज नहीं कैरी करेंगे. नेक्स्ट विल कैलकुलेट चार्ज पर मोल. तो एक मोल का चार्ज अगर निकालते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी 96500 कूलम. ये ऐसी को बोलते हैं 1 फैराडे. सबसे पहले एक्चुअली में यही डिस्कवर हुआ था. फैराडे वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले चीज डिस्कवर करके बताई थी. फैराडे ने जिस पीरियड में साइंस की स्टडी करी उस समय साइंस बहुत अंडर डेवलपिंग स्टेट में था, बहुत सारी बातें मुझे नहीं पता थी. तो आप अगर साइंस का डिटेल पढ़ेंगे तो विल फाइंड आउट मेनी ऑफ द थिंग्स आर देयर जो फैराडे ने बता रखी हैं. यस सर. ठीक है, सो दीज आर सम इंफॉर्मेशंस जो हमें सबसे पहले चैप्टर को फॉलो करने के लिए जरूरत पड़ती है. मास, चार्ज, मास पर मोल, चार्ज पर मोल के साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करी, कैसे रिपोर्ट करते हैं, ऑल दिस फिनोमेना उसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए. तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हुई
और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जे थॉमसन ने E/m रेशियो कैलकुलेट किया था। E/m रेशियो का मतलब होता है चार्ज बाय मास रेशियो, और जो कैथोड रे था उसका E/m रेशियो 1.75 × 10⁻11 कूलम पर kg आता है। ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले लिखना है। पहले पॉइंट में लिखिए, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड in cathode ray experiment by J. Thomson. ठीक है, उसका लिखना है E/m रेशियो for cathode ray is equal to 1.75 into 10⁻11 coulombs per kg. E/m ratio for cathode ray is 1.75 E/m ratio for cathode ray is equal to 1.75 into 10⁻11 coulombs per kg. और अगर आप E/m का मतलब नहीं समझ रहे तो उसको अलग से लिख लो, दिस इज मास टू चार्ज रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो. E/m is nothing but charge upon mass ratio. ठीक, क्लियर? तो इसको जो डिस्कवर किया गया वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है। जो पुराना वाला टीवी सिस्टम होता था उसके लिए जो डिवाइस होती थी वही कैथोड रे ही होती थी, क्योंकि कैथोड रे की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी किसी जिंक सल्फाइड या ऐसे सब्सटेंस जो ल्यूमिनेंस क्रिएट करते हैं उस पर स्ट्राइक करता है तो उससे शाइनिंग दिखाई देती है। कैथोड रे अपने आप में विजिबल नहीं थी, तो कैथोड रे दिखाई नहीं दे सकती थी। उसकी एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। अगर आपको डायग्राम देखना है तो आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, अगर मैं आपके लिए यहाँ पे बना दूं रेफरेंस के लिए। तो दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल ट्यूब ऑफ कैथोड रे ट्यूब। इसमें एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड है। वैक्यूम पंप लगा के हम लोग अंदर बहुत सारा प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं और फिर हाई वोल्टेज पे गैस को आयनाइज करा देते हैं। जब गैस आयनाइज कर जाती है तो जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बनती है उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड रे। तो यहाँ पे जो कैथोड रे होती है एक्चुअली में, सर इसमें प्लेटिनम की कोई प्लेट का भी तो कुछ काम था। हाँ, तो जो इलेक्ट्रोड्स है ना वो इलेक्ट्रोड इज प्लेट, इलेक्ट्रोड तो मेटल प्लेट ही बनेंगे। सो कैथोड रे इज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे इज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मान लो हमने कोई भी एक गैस जी लिया, तो उस जी को अगर हमने आयनाइज करा दिया तो Gn+ फॉर्म में कन्वर्ट हुआ विद लॉस ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम है ये कैथोड रे बीम होती है। अब अगर हमने अपने एनोड को देखो, जैसे इसमें होल्स बना रखे हैं, तो एनोड अगर ऐसे लिया जिसमें होल्स प्रेजेंट है तो इससे जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम चलेगी वो इस एनोड से क्रॉस करते हुए सामने वाले सरफेस पे जाके स्ट्राइक करेगी, जिससे आपको फ्लोरोसेंट कोटिंग जो है उस पर जाके स्ट्राइक करेगी तो वहां पे ल्यूमिनेंस क्रिएट होगी। तो उससे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जिंक सल्फाइड है। हाँ, वो जिंक सल्फाइड ले सकते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। अभी पुराने टीवी का कॉन्सेप्ट अगर आपको सही से समझना है तो आज तो हम लोग टीवी भी बहुत हाईटेक यूज करते हैं। जो पुराना वाला टेलीविजन होता है ना बॉक्स वाला, उसमें सीआरओ ट्यूब होती थी, उसको कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। यस सर। यस सर। तो अभी उसका बस बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, डिटेल्स अब इसके अगली क्लास में सिखाऊंगा, अभी इतना नोट कर लो, रेस्ट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास।